नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे, खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह जम्मू में बीजेपी दफ्तर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। जम्मू में अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही डीडीसी और बीडीसी के प्रतिनिधियों के साथ भी अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उधमपुर और हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेजों की भी आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वो श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहले दिन आतंकवाद पर करारा वार किया है। कहा है कि शांति में खलल डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार संसद में किए वादे को पूरा करेगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद चुनाव होगा। समय आने पर फिर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 82वां एपिसोड होगा। चीन के कारण दक्षिण एशिया की स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। सीडीएस विपिन रावत ने कहा है कि भारत विरोधी है ड्रैगन और पाकिस्तान की सांठगांठ। पाकिस्तान को प्रायोजित आतंकवाद के लिए चीन का सहारा मिल रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि चीन, भारत, जापान, तुर्की और इंडोनेशिया 2030 तक दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल हो जाएंगे। भारत हर मोर्चे पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के निर्माताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वैक्सीन की भविष्य की जरूरतों पर चर्चा हुई है। दुनिया के लिए भारत की वैक्सीन की भूमिका पर भी बातचीत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की समीक्षा की है। दूसरे डोज में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों का दौरा करेंगे। वाराणसी, भदोही, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में सीएम योगी के कार्यक्रम है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है। करीब 48 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। अगले कुछ ही दिनों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इलेक्शन से 6 महीने पहले ओपिनियन पोल दिखाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है। बीएसपी ने चुनाव आयोग को इसके लिए पत्र लिखा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। केजरीवाल वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। 26 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में शाम 4 बजे ये बैठक होगी। बैठक को चिंतन सत्र का नाम दिया गया है। संसद भवन का बनवाया फर्जी एंट्री पास। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के दोनों सचिव समेत 3 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की शिकायत पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई। दिल्ली के रंजीत नगर में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। हाजीपुर में ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ के गहनों की लूट। 8 लाख कैश भी लेकर आरोपी हुए फरार। सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए अपराधी। जोधपुर में पटवारी परीक्षा में पेपर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार। एक महिला भी शामिल। आरोपियों के कब्जे से एक डमी पेपर, 2 लाख नकद, प्रिंटर, लैपटॉप, ब्लूटूथ डिवाइस और 9 मोबाइल जब्त। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले का मुख्य आरोपी रांची से गिरफ्तार। आरोपी राम प्रवेश सागर को जेल भेजा गया। आरोपी ने एचडी पोर्न नामक व्हाट्सएप समूह बनाकर करीब 250 से अधिक सदस्यों को जोड़ा था। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 7:30 बजे से T20 की जंग। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप में 6ठी बार आपस में भिड़ेंगी दोनों टीमें। 861 दिन बाद भारत और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होंगी। आखिरी बार 16 जून 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था। भारत की कप्तानी विराट कोहली करेंगे तो पाकिस्तान की कमान बाबर आजम के हाथ में है। बाबर आजम पहली बार भारत के खिलाफ कप्तानी करते नजर आएंगे। टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी की गंगा आरती में जीत की प्रार्थना की गई है। गंगा आरती के दौरान दीप मालाओं से विजयी भव सजाकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की गई। भारत और पाकिस्तान के मैच पर 1000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया गया है। हर बॉल, ओवर, विकेट और हर एक शॉट पर लाखों रुपए का सट्टा लगाया गया है।
टीम इंडिया सट्टा बाजार की फेवरेट बनी हुई है। एंटी करप्शन यूनिट जगह जगह मुस्तैद है। अब बड़ी खबर की बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आगाज हो चुका है, लेकिन क्रिकेट फैंस की निगाहें टिकी हैं आज के मुकाबले पर जो खेला जाना है भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में। ये मैच आज शाम 7:30 पर शुरू होगा और वर्ल्ड कप में जब जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है तो उसका नतीजा हर बार पाकिस्तान की हार के रूप में सामने आया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से 5 बार हार चुका है और आज 6वीं बार हो भी जाएगा। पूरे देशवासी तो यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन भारत एक भी मैच आज तक पाकिस्तान से नहीं आ रहा है, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे। इंडियन फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो पिछली 5 बार से दोहराई जा रही है। तैयारियां पूरी, ये देखिए नेट पर प्रैक्टिस चल रही है। भारत पाकिस्तान के फैंस ने मोर्चा भी संभाल लिया है, बैनर पोस्टर लग गए हैं, कहीं दिए जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर हवन किया जा रहा है। भारत में यही कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले दिवाली का जश्न मनाने का मौका यहां मिल जाएगा। अब देखिए फैंस का जोश कितना हाई है, तिरंगे में लिपटे हुए लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तो दूसरी तरफ जीत के लिए आरती हो रही है। देखिए विजय भवा दियो से ये लिखा गया है, मां गंगा की आरती हो रही है, लेकिन कामना क्या की जा रही है मां गंगा से कि आज भारत पाकिस्तान को धूल चटा दे। ये भारत पाकिस्तान का मैच बहुत ही मुश्किल से होता है, क्योंकि जो तनाव सीमा पर है उसका असर क्रिकेट पर भी देखने को मिलता है। इसलिए जब वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का बड़े टूर्नामेंट, तो उस वक्त ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, लेकिन जब भी ये आमने सामने होती हैं तो भारत पाकिस्तान को धूल चटा देता है। जैसे सीमा पर हमारे जवान पाकिस्तान को धूल चटाते हैं, वैसे ही क्रिकेट के मैदान पर भी हमारे खिलाड़ी मैन इन ब्लू पाकिस्तान को धूल चटाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन कश्मीर जारी है और आज अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू जाएंगे, जहां अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आज शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो घाटी की शांति के लिए शाह का कमिटमेंट है। ये 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में है देश के गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर आज दूसरा दिन है उनका और आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अपने पहले कश्मीर दौरे पर और श्रीनगर में उतरते ही अमित शाह अपने एक्शन प्लान में जुट गए। पहले शहीद इंस्पेक्टर के घर गए, संदेश दिया कि सरकार सुरक्षा बलों के साथ है। फिर सुरक्षा पर बैठक के संदेश दिया कि टारगेट किलिंग को किसी भी हाल में रोकना है। फिर युवाओं से संवाद किया, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की। फिर जम्मू कश्मीर में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की पॉलिसी का ऐलान किया और ये संदेश दिया कि कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मैं तो कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करूं। आप मोदी जी के साथ जुड़िए, भारत सरकार के साथ जुड़िए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई जितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत। इसी हुंकार के साथ अमित शाह ने अपने कश्मीर दौरे की शुरुआत की। पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को देश के गृह मंत्री की यह सीधी चेतावनी थी, घाटी की शांति को भंग करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। बिना नाम लिए अमित शाह ने गुपकार गठबंधन पर भी प्रहार किया। 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208 और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई है। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं,
जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी उड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद पहली बार अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं। बारिश के बीच शनिवार सुबह गृह मंत्री का विमान श्रीनगर में लैंड हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। बारिश के बीच अमित शाह ने छाता खुद थाम लिया। मनोज सिन्हा के बाद वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले। एयरपोर्ट से अमित शाह का काफिला सड़क के रास्ते आगे बढ़ा। श्रीनगर पहुंचते ही अमित शाह सबसे पहले शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर गए। उनके परिवार से मिले। अमित शाह ने परवेज की बहादुरी को सलाम किया। इसके बाद अमित शाह का काफिला राजभवन की ओर भी बढ़ा, जहां सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा की गई। अमित शाह ने सभी एजेंसियों को और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने को कहा, ताकि घाटी से जल्द आतंकवाद का सफाया हो जाए। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने पूछा कि भारी सुरक्षा के बावजूद नागरिकों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी संगठनों में भर्तियों के बढ़ने पर भी उन्होंने सवाल किए। उन्होंने कट्टरता के खिलाफ और सख्ती बरतने को कहा। अमित शाह ने कहा कि हम घाटी में शांति चाहते हैं, लेकिन नागरिकों की हत्या इसमें बाधा बना रही। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ संवाद किया। अमित शाह ने कहा कि न्यू कश्मीर के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का। ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना। क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। और यहां विकास के एक नए दौर। शाम को अमित शाह ने श्रीनगर और शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया। 24 अक्टूबर को अमित शाह जम्मू जाएंगे, जहां वो पार्टी दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल सकते हैं। भगवती नगर में उनकी रैली का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वो श्रीनगर लौटेंगे। वहां से पुलवामा जाने का कार्यक्रम है। पुलवामा में अमित शाह सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में जाएंगे। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह जवानों से मुलाकात करेंगे। दौरे के आखिरी दिन यानी 25 अक्टूबर को अमित शाह फिर श्रीनगर जाएंगे। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वो समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। बाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। 25 अक्टूबर की शाम को शाह दिल्ली लौट सकते हैं। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब घाटी में टारगेट किलिंग बढ़ गई है। इसे कंट्रोल करने के लिए और पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए अमित शाह का यह दौरा बहुत अहम है। ईशान वानी के साथ रविकांत, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब देखिए आपके राज्यों की बड़ी खबरें। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने टिकट बंटवारे की तैयारियां तेज कर दी है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें करीब 45 से 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में करीब 50 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, जिसकी घोषणा अगले कुछ ही दिनों में कर दी जाएगी। करीब 1.5 घंटे तक चली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 45 से 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति भी बन गई है। वहीं महिला प्रत्याशियों से भी आवेदन मंगाए गए हैं।
यूपी में चुनावी वैतरणी पार कर सत्ता का सुख लेने की कोशिशों में जुटी समाजवादी पार्टी के नेता ही आपस में भिड़ने लगे हैं। हरदोई के कछोना कस्बे में एसपी के स्वागत और जनसंवाद कार्यक्रम में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के सामने ही प्रदेश के सचिव और जिलाध्यक्ष सम्मान को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज हुई। हालात बिगड़ते देख जूही सिंह कार्यक्रम छोड़कर ही चली गईं। कार्यक्रम में सम्मानित करने को लेकर हुआ विवाद गाली गलौज तक जा पहुंचा। मारपीट तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में जूही सिंह आयोजन के लिए पूनम सरोज को बधाई देते हुए वहां से निकल गई। अब इस घटना से सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नेताओं की अंदरूनी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में जीत के दावे को कितना नुकसान पहुंचाएगी। संसद भवन का फर्जी एंट्री पास बनाने का एक मामला सामने आया है। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के 2 सचिव समेत 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने संसद भवन में जाने के लिए फर्जी एंट्री पास बनवाया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के दोनों निजी सचिव बबलू और ज्योति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रंजीत नगर में 6 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार सुबह की है, जब बच्ची खून से लथपथ अपने घर पहुंची तो परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां रेप की पुष्टि होते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं पीड़ित बच्ची अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस वारदात को लेकर एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये इलाका बेहद ही भीड़ भाड़ वाला है और ऐसे में सुबह के वक्त रेप जैसी वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, जिसमें एक शख्स बच्ची को अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और अलग अलग डेस्टिनेशन ट्राई करते हैं तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि आपको किसी प्लेन जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का मौका मिले तो कैसा लगेगा। शानदार फूड एक्सपीरियंस के लिए वडोदरा में एक एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है। दरअसल एयरबस स्क्रैप एयरक्राफ्ट को तब्दील कर ये शानदार रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसमें एक साथ 102 लोग बैठकर एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट में खाने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ ग्राहकों को एरोप्लेन जैसा अनुभव मिलेगा। साथ ही एयर होस्टेस की तरह कपड़े पहनकर स्टाफ सर्विस दे रहा है और एयरक्राफ्ट की तरह अनाउंसमेंट भी किया जाता है। गुजरात का ये पहला एयरक्राफ्ट रेस्टोरेंट इन दिनों लोगों के बीच खासा पॉपुलर है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पोल पर चढ़कर बिजली कनेक्शन ठीक करने की वायरल तस्वीर और उसके साथ साथ किए जा रहे दावे की सच्चाई क्या है, देखिए हमारे सेगमेंट फैक्ट चेक में। पिछले कुछ वक्त से चर्चाओं में बने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बिजली के खंभे पर चढ़ने की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर की जा रही है कि पंजाब के मोहाली के कुराली में मुख्यमंत्री खुद गरीबों के लिए बिजली बहाल कर रहे हैं। एक यूजर ने ऐसे ही एक पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कुराली के लोगों से शिकायत मिली थी। चन्नी को पता चला कि गरीब लोगों ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है तो क्षेत्र में बिजली काट दी गई है। ऐसे में सीएम चन्नी वहां गए और उन्होंने खुद ही बिजली बहाल कर दी। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल शुरू की। हमें चन्नी के बिजली कनेक्शन बहाल करने के बारे में हालिया कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है। हमने वायरल फोटो की और पड़ताल तेज की तो हमें द ट्रिब्यून अखबार की एक रिपोर्ट में वही तस्वीर मिली, लेकिन ये खबर थी साल 2016 की। इस रिपोर्ट के अनुसार यह तस्वीर 27 जुलाई 2016 की है, जब चन्नी ने पंजाब के रूपनगर में अपने विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब के सिहोन माजरा गांव में बिजली के खंभे पर चढ़कर आपूर्ति बहाल कर दी थी।
घटना के वक्त पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन सत्ता में था। हमारी फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में हमने पाया कि ये तस्वीर तो सही है, लेकिन इसके साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब देखिए वो खबरें जो आपके काम की हैं। अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो ये खबर आपको जानना जरूरी है। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन की सेवाएं आज बाधित रहेंगी। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि आज कुछ घंटे के लिए येलो लाइन पर सेवाएं बाधित रहेंगी। येलो लाइन पर विश्वविद्यालय और मॉडल टाउन स्टेशनों के बीच आज सुबह 7:30 बजे से कुछ घंटों के लिए मेट्रो नहीं चलेगी। रखरखाव के कामों के कारण येलो लाइन पर सेवाएं बाधित रहेंगी, लेकिन दिल्ली मेट्रो की दूसरी लाइनों पर सेवाएं सामान्य दिनों की तरह ही जारी रहेंगी। इसके अलावा डीएमआरसी ने ये भी जानकारी दी है कि यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए इस दौरान दिल्ली मेट्रो की फीडर बस सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध रहेंगी। यात्री अपने मेट्रो की फीडर बस सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें टिकट नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप यूपी या फिर बिहार के रहने वाले हैं और त्योहारों पर अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों को बड़ी राहत दी है। दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर भारतीय रेल अपने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कई त्योहार स्पेशल गाड़ियां चलाने वाली है। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने कुछ त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक नई दिल्ली गया, हजरत निजामुद्दीन, बांद्रा टर्मिनस, यशवंतपुर, चंडीगढ़ और कोटा दानापुर के बीच त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान कर रहे हैं। उत्तर रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें होंगी। अक्सर देखा गया है कि त्योहार के सीजन में लोग अपने घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाता। लेकिन रेलवे के इस कदम से इस बार लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकेंगे। कई लोगों की शिकायतें हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहा है। सभी जानकारी देने और फॉर्म मुकम्मल भरने के बावजूद आईटीआर फाइल नहीं हो रहा है। असल में इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च होने के साथ ही कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर आईटीआर फाइल नहीं होगा। यूजर चाहे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हों, उन्हें बदलावों पर गौर करना ही होगा। बदलाव के मुताबिक पोर्टल में अपडेट करना होगा, तभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सकेगा। नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आप तब तक आईटीआर फाइलिंग नहीं कर सकते जब तक आप अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं करते। यही वजह है कि कई लोग कई दिनों से पोर्टल पर टैक्स फाइल कर रहे हैं, लेकिन उनका आईटीआर अभी तक लटका हुआ है। इसलिए एक बार चेक कर लें कि नए पोर्टल में बैंक की डिटेल अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट को अपडेट करें, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करें। न्यूज उदय में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।